गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया कि आर्थिक संस्था क्या है और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, आज आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार या आर्थिक व्यवस्था के प्रकार। इस अर्थव्यवस्था के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है: आदिम अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, आदिम अर्थव्यवस्था यानी पुराने समय में, पहले के समय में जिस समय मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था वह आदिम व्यवस्था थी। उस समय आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? उस व्यवस्था को सरल अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस सरल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी और किन किन चीज़ों की नहीं थी। इसी तरह से कृषि व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, यह अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने तुम लोगों को बुक का पेज दे दिया है, आप उसको ध्यान से पहले पढ़ लेंगी तब इसको समझेंगे। ठीक, तो आदिम अर्थव्यवस्था। आदिम अर्थव्यवस्था में इसको सरल अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि यह जनजातीय तथा पिछड़े समुदायों की विशेषता है। इनका जीवन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर होता है। उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं तथा उनकी जो नातेदारी समूह तक ही उनका जीवन सीमित रहता है। इस अर्थव्यवस्था में संपत्ति का रूप अधिक स्पष्ट होता है। कहने का मतलब कि श्रम विभाजन जो होता है वह आयु और लिंग पर ही आधारित होता है। श्रम विभाजन, जो इनके श्रम विभाजन की प्रक्रिया होती है, इसमें पुरुष घर के बाहर जाते हैं और अपना जो भी बाहर से सामान ले आना होता वो करते हैं, और स्त्रियां और बालिकाएं या बच्चे अपनी आयु और लिंग के आधार पर घर का काम करते हैं। यानी बाहर का देखभाल जो है पुरुष करते हैं और घर के अंदर का स्त्रियां और अन्य लोग करते हैं। तो इस तरह से श्रम विभाजन कोई बहुत आवश्यक नहीं था, केवल ये आयु और लिंग पर ही आधारित था। ठीक है, प्रत्येक परिवार में अपनी आवश्यकता की चीज़ों का उत्पादन स्वयं कर लिया जाता है। उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की ज़रूरत या जो भी आवश्यकता, उपभोग की ज़रूरत का मतलब कि जो चीज़ हमको आवश्यक है उसको तैयार कर लेना। दूसरी चीज़ है कि इसमें संविदा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। संविदा शब्द होता है किसी नियम के तहत बंध जाना, समय के अनुसार किसी नियम के तहत बंध जाना। किसी कार्य को करने के लिए इतने ही समय में वह हो जाना है, उसके लिए नियम और शर्तें बनाई दी जाती हैं। ये सब की आवश्यकता उस समय नहीं थी। बाजार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विनिमय की कोई व्यवस्था प्रणाली नहीं थी। साथ ही साथ इसमें आर्थिक जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं होती थी। जो पिता का व्यवसाय होता था वही पुत्र अपना लेता था, इसलिए इसमें किसी विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं थी। कहने का मतलब कि आदिम अवस्था में यह जो अर्थव्यवस्था थी वह एक सरल अर्थव्यवस्था थी। जैसे जैसे विकास करता गया, मानव जीवन विकसित होता गया, विकास की ओर अग्रसर होता गया, उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती गई। दूसरा है कृषि अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ने लगी, अर्थात लोगों ने अब वो जो बाहर जा कर के सामान ले आना या किसी वस्तु को एकत्र करना, आवश्यक चीज़ों को ले आना, उसका उत्पादन स्वयं करना, ये सारी चीज़ों से हट करके अब मनुष्य ने क्या शुरू किया? कृषि और पशुपालन। इसमें भूमि, पशु तथा खेती के काम आने वाले उपकरण मनुष्य की मुख्य संपत्ति बन गए। आरंभ में भूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के स्वामित्व का प्रचलन रहा, लेकिन जब कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कृषि के महत्व को समझने का प्रयास किया, समझना शुरू किया, तो उन्होंने भूमि के बड़े बड़े भागों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया
जिसको कि सामंतवादी व्यवस्था भी कहते हैं। यानी जो ज़मीन के या भूमि के मालिक होते थे वो सामंत कहलाए और वो अपने अंदर अपने साथ लगा करके अपनी भूमि पर अन्य किसानों को मजदूर के रूप में या श्रमिक के रूप में कार्य कराने लगे। तो इस तरह से कृषि व्यवस्था में थोड़ी सामंतवादी व्यवस्था बढ़ गई। भूमि, पशुपालन, कृषि उपकरण और सामंतवादी व्यवस्था बढ़ गई। साथ ही साथ अब बाजार भी बढ़ने लगा। जो आदिम व्यवस्था में बाजार संबंध नहीं था वो अब कृषि अर्थव्यवस्था में बाजार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यानी जो उत्पादन होता था उसको लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के द्वारा बाजार में फसल को बेच दिया जाता था। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की जरूरतों में वृद्धि होने के कारण कृषि के अलावा हस्तशिल्प तथा धातुओं के निर्माण से संबंधित व्यवसायों का भी विकास होने लगा। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गांव से बाजार तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी इत्यादि की व्यवस्था थी। कहने का मतलब कि कृषि अर्थव्यवस्था में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं थी, सामूहिक जीवन का विशेष महत्व था। किसी न किसी रूप में यह जीवन व्यक्ति के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन से संबंधित बना रहा। ये कृषि अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का जीवन सामाजिक जीवन से संबंधित हो गया था। बाजार का व्यवस्थित रूप हो जाने से कृषि अर्थव्यवस्था आगे की ओर पनपने लगी और उत्पादन अधिक होने लगा। उस उत्पादन को बाजार में बेच करके उसका लाभ प्राप्त करने लगे। इसके बाद तीसरी व्यवस्था आई औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था पश्चिमी यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। 18वीं शताब्दी में जब मानव शक्ति का स्थान भाप और बिजली की शक्ति से चलने वाले इंजनों ने ले लिया, तब उत्पादन की मात्रा में और अधिक वृद्धि हो गई। यानी जो काम मनुष्यों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा या पशु शक्ति के द्वारा किया जाता था उसका स्थान किसने ले लिया? मशीन ने ले लिया, जिसके कारण से कार्य करने के लिए विशेषीकरण, श्रम विभाजन, पूंजी का संचय तथा औद्योगिक आर्थिक संबंध कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? क्या परिवर्तन हुआ उस समय औद्योगिक अर्थव्यवस्था में? मानव और पशु शक्ति के स्थान पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की ज़रूरत को पूरा करना न होकर के आर्थिक लाभ प्राप्त करना। कहने का मतलब कि जो उत्पादन किया जाता था सिर्फ ये नहीं कि उसका हम उपभोग करें, बल्कि उसको आर्थिक लाभ के लिए बाजार में ले जा कर के बेचना और उससे अर्थव्यवस्था मजबूत करना भी एक प्रक्रिया हो गई। श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादन किया जाता था। मालिक और श्रमिक के संबंध संविदा पर आधारित होते थे। संविदा मतलब वही हमने पिछले ही बताया कि कुछ नियम के आधार पर उनके जो कार्य करने की क्षमता होती थी उसको रखा जाता था। श्रमिकों को उत्पादन से मिलने वाले लाभ का हिस्सा न देकर उन्हें वेतन अथवा मजदूरी के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती थी। जो श्रमिक काम करते थे, ऐसा नहीं है कि वो जितना उत्पादन करते थे उसका कुछ हिस्सा मिले, उसमें एक मजदूरी का एक निश्चित मान तय कर दिया जाता था और वही दिया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने के लिए यातायात के विकसित साधनों का प्रयोग होता है। नए नए व्यवसायों का आरंभ होने से व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती। कहने का मतलब कि पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो मुद्रा और पूंजी, इन्हीं दोनों को अधिक महत्व मिलने लगा, जिसकी वजह से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों के आधार पर स्पष्ट किया। विद्वानों का मार्क्स का विचार है कि पूंजी का संचय और लाभ की प्रवृत्ति ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मैक्स वेबर ने भी धर्म के नैतिक नियमों जैसे कठिन परिश्रम, समय की बचत, तर्कपूर्ण जीवन, प्रतियोगिता तथा संचय की प्रवृत्ति आदि को औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास का कारण स्वीकार किया। कुल मिला के अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में जो मुख्य रूप से है वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। आज हमारा जो देश विकसित हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर है, विकसित तो नहीं है, विकासशील देश है, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है,
वह इसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कारण से है। यह औद्योगिक अर्थव्यवस्था ही वर्तमान अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हुई, आदिम अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था। आदिम अर्थव्यवस्था में, फिर से एक बार छोटे छोटे टॉपिक बोल दे रहे हैं, आदिम अर्थव्यवस्था में संविदा की आवश्यकता नहीं होती है, श्रम संबंध का अभाव होता है, विनिमय प्रणाली नहीं होती है, प्रतियोगिता का अभाव होता है, बाजार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि, पशुपालन, कृषि उपकरण, सामंतवादी व्यवस्था, सामूहिक जीवन, बाजारों की दशा में सुधार, व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं होती थी, सामूहिक जीवन का महत्व, तो ये सारी चीज़ें कृषि अर्थव्यवस्था में हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उद्योग के कारण से इसकी जो विशेषताएं हुई, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को दूसरी जो विशेषताएं इसकी हैं वो यही हैं कि मानव और पशु शक्ति के साथ मशीनों द्वारा किया गया कार्य, उत्पादन का उद्देश्य उपभोग से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, श्रम विभाजन, श्रमिकों को उत्पादन से मिलने वाला लाभ न मिलना बल्कि उसको वेतन और मजदूरी मिलना। पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो मुद्रा और पूंजी पर आधारित है। कारखानों के श्रमिक श्रम संगठनों का निर्माण कर अपने हितों की रक्षा करने लगे। व्यक्तिक संबंधों की जगह अव्यक्तिक संबंध हो गया, हित प्रधान यानी स्वार्थ वाली संबंध हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर के देश के विकास के लिए अगर देखें तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था ही सर्वोपरि है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रारूप।